अनअकैडमी लॉ, दिस इज एनजीएस और अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरव्यू की। वी विल टॉक अ लॉट अबाउट कि कैसे एक ओवरव्यू लेना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ हम एक टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरीके से अगर आप सेंटर के आर्टिकल्स याद कर लीजिए तो स्टेट के आर्टिकल्स आपको अपने आप याद हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है नितिन गौरव श्रीवास्तव। आई एम लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। अनअकैडमी एनजीएस लाइव, यहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे भेज सकते हैं, जिसको कि मैं अपनी क्लासेस में डिस्कस करता हूँ। इस अनअकैडमी लॉ के जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एनजीएस लाइव मेरा कोड है, इस कोड को यूज़ करके अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। साथ ही साथ आप बन जाते हैं एक्सक्लूसिव एनजीएस क्लब के मेंबर। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आज ही ले लीजिए। अब क्लैट की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। एक एक मिनट काउंट करता है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो क्लास के बाद। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की, एनएलयू के एलुमनाई से पढ़ने की। बहुत सारी नेशनल टेस्ट सीरीज़ और सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ होती रहती हैं। बहुत सारे क्विजेज होते रहते हैं, मल्टीपल इवेंट्स होते रहते हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं आपको आपकी प्रिपरेशन में, आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में। साथ ही साथ बहुत सारे बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं। 30 डे का एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। 30 डेज़ की अराउंड ही बचे हैं आपके लिए, तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। 16 जून से ये बैच शुरू हो रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन करिए और मेरा कोड यूज़ करिएगा एनजीएस लाइव। इस कोड को यूज़ करते हुए जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ जो 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी एक नया बैच शुरू हो रहा है, आरंभ 2022। इसमें आपको 1 ईयर में सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी स्टार्टिंग से कि किस तरीके से 1 ईयर की प्रिपरेशन में आप क्लैट के लिए अपियर हो सकते हो। तो इसमें भी अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं मेरा कोड यूज़ करिएगा, एनजीएस लाइव मेरा कोड है। इस कोड के साथ आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा और इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास बैच है एसेंट 1.0। इसमें अगर आप जल्दी से शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जब तक क्लैट का टाइम आएगा आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहोगे। तो अगर आप 2023 के लिए एस्पायर कर रहे हो उस बैच का हिस्सा बन सकते हो। मेरा कोड यूज़ करिएगा, एनजीएस लाइव मेरा कोड है। इस कोड को यूज़ करते हुए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलता है और आप इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। साथ ही साथ अनअकैडमी के ऐप पे बहुत से फ्री फीचर्स भी हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है तो संडे को सुबह 10 बजे चैंपियनशिप मॉक होता है, इसको जरूर अटेंड किया करिए। बिल्कुल क्लैट के पैटर्न पे होता है। इससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो कॉम्पिटिशन में। सिमिलरली सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ भी है। मंडे टू फ्राइडे आपसे सिर्फ एक सेक्शन टेस्ट किया जाता है। इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपको पता होता है कि सेक्शन में कितना टाइम देना है। तो इसमें भी सिर्फ 30 मिनट्स में होता है। इसको जरूर अटेंड किया करिए एवरीडे 6 PM। इसमें भी आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप पे जाते हो तो जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे तभी आप इन चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। तो सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ है, चैंपियनशिप मॉक है, हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं। इनको जब भी आपको एक्सेस करना हो मेरा कोड लगाइएगा जिससे कि आप एक्सेस कर पाओ। सब्सक्रिप्शन के ऑफर्स चल रहे हैं 16 जून तक। अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ फ्री मिलता है। 12 मंथ्स लेते हो तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलता है। 24 मंथ्स लेते हो तो आपको 3 मंथ्स फ्री मिलता है। तो ये एक्सटेंशन मिलता है। आप मेरा कोड यूज़ करिएगा एनजीएस लाइव, इस कोड के साथ आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन की रेट्स की अगर हम बात करें बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, ये सारे उनके रेट्स हैं। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे एनजीएस लाइव तो इसके ऊपर भी मिलेगा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो आज ही ज्वाइन करिएगा अनअकैडमी प्लस को और मेरा कोड याद रखिएगा एनजीएस लाइव। चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है, जो इंट्रोडक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पूरा मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या एस्पायर कर रहे हैं। प्रियम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है तो पहले चाबी लगा के उसको खोलोगे ना, देखोगे ना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और एज अ लॉ एस्पिरेंट, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको ये प्रियम्बल पूरा रटा हुआ होना चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहाँ से मिल रही है। ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, हम ही इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। कौन कौन सी जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, कौन सी लिबर्टी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, इक्वालिटी किस किस चीज़ की? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन शब्दों का इस्तेमाल।
आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे जैसे कि सोशलिस्ट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सोशलिस्ट वर्ड से आप जो समझते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या है, क्या कैपिटलिस्ट है? कैपिटलिस्ट तो आप नहीं बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हम लोग एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए सरकार काम करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी सब्सिडीज़, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च होता रहता है गवर्नमेंट द्वारा। तो वो कोशिश उसकी ये रहती है कि प्रॉफिट मेकिंग हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देना। तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है हमारी, साथ ही साथ हमारी सेक्युलर गवर्नमेंट है। हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई एक धर्म स्टेट का धर्म नहीं है, हमारा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है या इस्लामिक कंट्री नहीं है। हमारे में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिसको जो धर्म फॉलो करना है करे। हम किसी को नहीं बोलेंगे कि आप हिंदू फॉलो करो या मुस्लिम फॉलो करो या क्रिश्चियन करो, हम कोई भी धर्म किसी पे इम्पोज नहीं करेंगे। इंडिया का कोई धर्म नहीं है, हम लोग सेक्युलर हैं, हम लोग सभी धर्म की इज्जत करते हैं और सभी को देखते हैं कि आपको जो भी फॉलो करना है फॉलो कर सकते हो। डेमोक्रेटिक, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है, कोई राजा नहीं बैठा हुआ है। हम ही लोग चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, वही जाते हैं हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी है जहाँ सबकी सुनी जाती है, हर कोई वोट दे सकता है। सॉरी, जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सब कुछ होता है। रिपब्लिक, हमारी कंट्री का जो हेड है वो कोई हेरेडिटरी नहीं है, वो चुन के जाता है, नॉमिनेट होके जाता है। तो रिपब्लिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, जो भी वर्ड यूज़ हुए हैं प्रीएम्बल में वो काफ़ी मायने रखते हैं। और हमारा एम क्या है? जस्टिस सिक्योर करना, लिबर्टी होना, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, इक्वालिटी रखना, फ्रैटर्निटी को प्रमोट करना। और यहाँ पे देखिए डेट भी लिखी हुई है कि किस तारीख को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही भारत के जो लोग हैं, हम अपने आप को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो हम ही इसका सोर्स है, हम ही इसका अथॉरिटी हैं और हम अपने आप को ही ये चीज़ दे रहे हैं। और यहाँ पे डेट रखी हुई है 26 नवंबर 1949, जबकि आप जानते हैं कि हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी, जो कि 1950 में जब ये फोर्स में आया था। तो 26 नवंबर को हमने इसको अडॉप्ट किया है और जब ये फोर्स में आया वो जो डेट है वो है 26 जनवरी, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 में हम इसको फोर्स में लेके आए और 26 नवंबर 1949 में हमने इसको अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को दिया। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपके क्लैट के लिए रेलिवेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं सब जानने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है सिर्फ उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसके लिए जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्लैट का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके मौलिक अधिकार हैं और अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने लॉ के, अपने राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसको याद करने का एक जो बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक सी स्टोरी है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट। अब इनके सब पहले वर्ड शब्द को लीजिए। यू का देखिए वाई नहीं, यहाँ पे इसको यू से हमारा मतलब है ये वाला यू, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाला यू। तो यू कैन का सी लीजिए तो आपको पता चलता है यूनियन एंड टेरिटरीज की बात, सिटीजनशिप की बात हो रही है। फिर एफ लीजिए, उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। डायरेक्टली का डी लीजिए, उसमें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। फ्रॉम का एफ लीजिए, यहाँ पे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। फिर यहाँ पे एक और यू आ रहा है, ये है आपका यूनियन। स्टेट्स का एस लेंगे तो आपको मिलेंगे स्टेट्स, यूजिंग का यू लेंगे तो आपको मिलेंगे यूनियन टेरिटरीज, और पैरा का पी लेंगे तो आपको मिलेगा पंचायत, मिलिट्री का एम लेंगे तो आपको मिलेगी म्यूनिसिपैलिटीज़, और स्पेशल का एस लेंगे तो आपको शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज मिलेंगे। साथ ही साथ रॉकेट का आर अगर आप लेते हैं तो आपको मिलता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स।
इसके बाद और भी आर्टिकल्स हैं और भी पार्ट्स हैं, मगर उन पार्ट्स में अभी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लैट के एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होती हैं। आपको पैसेज दिया जाएगा और पैसेज मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्हीं आर्टिकल्स में से दिया जाएगा। उसमें भी जो आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट, वहाँ से आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का रूल बुक है। आपको देश कैसे चलाना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई लॉ नहीं है, सब कुछ संवैधानिक तरीके से होगा। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरीके से हमें आज़ादी दिलाई, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसने इतना टाइम लगा के इतनी सारी सोर्सेज को कलेक्ट करके हमारे लिए एक संविधान बनाया है, उसको फॉलो करना, उसको फुलफ़िल करना वो हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारे इसमें कुछ अधिकार भी है, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कि पार्ट 3 में से आते हैं वो आपको बिल्कुल ज़बान पे रटा होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से। एक्चुअली आपको जो पहला राइट मिलता है वो आर्टिकल 14 में मिलता है, मगर पार्ट 3 की शुरुआत हो जाती है आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में बताया जाता है कि स्टेट क्या होता है, किसको स्टेट बोलते हैं। यहाँ स्टेट शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आपका उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, राजस्थान स्टेट है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम स्टेट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट ही मिलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में बताया गया है कि किसके अगेंस्ट आपको फंडामेंटल राइट मिल सकते हैं और किसके अगेंस्ट आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल सकते हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन मिलती है आपको आर्टिकल 12 में, और आर्टिकल 12 बताता है कि पार्लियामेंट आपका स्टेट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो भी आपके स्टेट है, और बहुत से अथॉरिटीज़, बहुत से इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्नमेंट से में जिसका कंट्रोल है, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा फंडिंग उनको गवर्नमेंट से मिल रही है, ये सारी चीज़ें स्टेट की डेफिनेशन में आती है। तो जब आप एक बार समझ जाते हो कि स्टेट होता है कि अच्छा ये स्टेट्स हैं और इनके अगेंस्ट मैं अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर सकता हूँ। साथ ही साथ आपका आर्टिकल 13, एक सेकेंड थोड़ा सा बफरिंग था शायद, आर्टिकल 13 में आपको बताया जाता है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, अब वो कानून ऐसा बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन हो रहा है। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है तो उस कानून को हम स्ट्राइक डाउन कर दें। तो ये बात आपको पता चलती है आर्टिकल 13 में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास तीन विंग्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है उस कानून को इंटरप्रेट करना। मगर लेजिस्लेचर अगर कानून बना सकती है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी कानून बना देगी। वो जो भी कानून बनाएगी उसको संविधान के दायरे में रहकर ही बनाना है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस कानून से संविधान का वायलेशन हो रहा है तो उस कानून को वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो आर्टिकल 12 में आपको पता चला स्टेट क्या है। आर्टिकल 13 में आपको पता चला कि अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाएगी वो जुडिशियल स्क्रूटनी होगी उसकी, और अगर वो जुडिशियल स्क्रूटनी पे खरा उतरता है तभी वो कंटिन्यू कर पाएगा, वरना उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी की, समानता की। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। चाहे आप राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप एक साधारण नागरिक हैं, आपके लिए कानून बराबर है। तो इक्वालिटी में बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सब पे एक ही चीज़ लागू होगी। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। तो इक्वल्स को एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अनइक्वल्स को दूसरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपको रिजर्वेशन की पॉलिसी पता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कुछ कैटेगरीज को रिजर्वेशन दी जाती है। उसके पीछे एक रीजनेबल नेक्सस होता है कि ऐसे कुछ क्लास हैं, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जिनको हिस्टोरिकली ऑप्रेस किया गया है। तो अब अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी इक्वालिटी का वॉयलेशन कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हो या आप किसी भी कैटेगरी के हो जिसको कि वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो बाकी कैटेगरी को मिल रहा है, तो आप कोर्ट में जाओगे, बोलोगे सर यहाँ तो मेरे आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो रहा है,
यहाँ पे तो इक्वालिटी नहीं फॉलो हो रही है, तो आपसे बोला जाएगा कि इक्वालिटी एमंग इक्वल्स और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं लेकिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए एक रीजनेबल नेक्सस होता है। वो अगर रीजनेबल नेक्सस की पे खरा उतरता है तो आप डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हो, क्योंकि इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि सारे जितने भी भारत के नागरिक हैं सबको एक दायरे में देखा जाएगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे स्पेशल, जैसे विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए पावर है पार्लियामेंट के पास कि उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे जाएं, उनके लिए विशेष प्रावधान रखे जाएं। इसीलिए इसके बाद बात आती है आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 भी बात करता है इक्वालिटी की ही। आर्टिकल 15 में कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पे कि उसका एक रेस है, उसकी एक रिलीजन है, उसकी एक प्लेस ऑफ बर्थ है, उसका सेक्स क्या है। इन ग्राउंड्स पे रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर आता है आपका आर्टिकल 16 जिसमें बात करता है अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो सभी के लिए समान अधिकार होने चाहिए, सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए उसको अवेल करने के लिए। तो आर्टिकल 14 टू 18 जो हैं वो सारे आपके इक्वालिटी वाले ही आर्टिकल हैं। 14 में आपको इक्वालिटी बताया गया, 15 में बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, 16 में बताया जा रहा है कि पब्लिक ऑफिसेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, 17 में बताया जा रहा है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो चुकी है, छुआछूत एबॉलिश हो चुका है, आप छुआछूत नहीं करोगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत के इतिहास में ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस रहे हैं। बी आर अम्बेडकर की ही लाइफ आप देख लीजिए, वहाँ भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ स्कूल में और अभी भी आप गांव में जाइए, रूरल एरियाज़ में जाइए, इनफैक्ट शहरों में भी बहुत जगह अभी भी छुआछूत का चलन है। तो वो एबॉलिश हो चुका है। अगर आप उसको करोगे तो आप पे एक्शन लिया जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। साथ ही साथ आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। मतलब कि आप कोई टाइटल नहीं लोगे, कोई ऐसा टाइटल जो आपको डिस्टिंग्विश कर रहा है बाकी लोगों से। आपको कोई स्पेशल टाइटल अगर दिया जा रहा है उसको आप नहीं लोगे, उसको आप एबॉलिश करोगे। तो इसके बारे में भी बहुत सारी डिबेट होती है कि जैसे कि हमारे भारत रत्न मिलते हैं, पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, ये सारी चीज़ें अलाउड है। या आप अगर डॉक्टरेट कर लेते हो, आप अगर पीएचडी कर लेते हो तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। या मिलिट्री टाइटल्स में किसी को मिलते हैं, किसी को परमवीर चक्र मिल रहा है, अशोक चक्र मिल रहा है, कोई भी डिस्टिंक्शन मिल रही है, वो तो अलाउड है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन अलाउड है। लेकिन अदर देन दैट कोई ऐसा टाइटल जो आपको बाकी लोगों से सेपरेट करे, आपको सर का टाइटल मिल जाए या आपको कोई भी टाइटल, जब ब्रिटिशर्स हमारे आते हैं तो बहुत सारे टाइटल्स दिया करते थे, अब वो सारे टाइटल्स एबॉलिश हो चुके हैं। तो आर्टिकल 14 टू 18 ये इंश्योर करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, 15 डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, 17 अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो चुकी है, 18 आप टाइटल को एबॉलिश करोगे, टाइटल आप नहीं लोगे किसी फॉरेन स्टेट से या कोई भी ऐसा टाइटल जो आपको आम नागरिकों से अलग करता है। उसके बाद हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, वो है आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो आपको 6 तरीके की फ्रीडम देता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 19(1)(a) की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(a) आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप जब भी कोई न्यूज़ पढ़ते हो, जब भी कोई आर्टिकल्स पढ़ते हो, उसमें आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई ना कोई एंगल जरूर होता है। किसी पे सेडिशन के चार्जेस लग रहे हैं, किसी से बोला जा रहा है कि आपने फेसबुक पे ऐसा कैसे लिख दिया, आपने ऐसा कैसे ट्वीट कर दिया, अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो आप पे एक्शन लिया जाता है। तो आप कहते हो कि मेरे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं जो चाहे वो लिख सकता हूँ। तो ये तो है, आपके पास आपकी राइट है, आपको जो बोलना है बोलिए, जो एक्सप्रेस करना है करिए, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी बोलोगे, कहीं भी बोलोगे, कैसे भी बोलोगे। बोलते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कहीं आप कुछ ऐसी बात तो नहीं बोल रहे हो जिससे देश की संप्रभुता पे कोई खतरा हो जाए, कहीं कोई आप ऐसी बात तो नहीं बोल रहे हो जिससे कि उसको देशद्रोह माना जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और स्पीच एंड एक्सप्रेशन को याद करने के लिए एक तरीका है, जितने भी 6 तरीके की फ्रीडम है आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। सैम रिसाइड्स इन पैलेस, सैम रिसाइड्स इन पैलेस, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके के आपके फ्रीडम है। सैम का एस जो है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपका जो आर्टिकल 19(1)(a) है वो है आपका
स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। फिर दूसरा आता है असेंबली, आपके पास असेंबली का अधिकार है, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हो, आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो। अगर आपको सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं है तो आप उसके प्रोटेस्ट में कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हो। तो आपके पास असेंबली का भी अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। यू हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके पास जो तीसरा फ्रीडम है वो है एसोसिएशन का। आप कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, किसी भी एसोसिएशन के पार्ट बन सकते हो, या कोई एसोसिएशन के पार्ट नहीं बनना चाहते हो तो वो भी आपके पास अधिकार है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, ये सारे आपके अधिकार हैं जो कि आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। साथ ही साथ आपके पास मूवमेंट, आप भारत के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हो। आप दिल्ली से बम्बई जा सकते हो, बम्बई से कलकत्ता जा सकते हो, आपको जहाँ ट्रैवल करना है पूरे इंडिया के अंदर आपके पास राइट है। यू हैव द राइट टू ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हालांकि जब इंडिया से बाहर जाने की बात होती है उसमें आपको आर्टिकल ये वाला नहीं मिलता है, उसके लिए आपको आर्टिकल 21 इन्वोक करना पड़ता है, जो कि है आपका आर्टिकल राइट टू लाइफ। तो आर्टिकल 19(1) में आपको स्पीच मिलता है, आर्टिकल 19(1)(b) में आपको असेंबली मिलती है, आर्टिकल 19(1)(c) में आपको एसोसिएशन मिलता है, आर्टिकल 19(1)(d) में आपको मूवमेंट मिलती है, आर्टिकल 19(1)(e) भी है आपका जो आपके रेसिडेंस की बात करता है। आपके पास अधिकार है कहीं भी रिसाइड करो, कहीं भी सेटल करो, आप जहाँ भी चाहो भारत में आप वहाँ पे जाके रह सकते हो। आप अगर नेशनल और यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उसके बाद जब आप इंटर्नशिप्स करोगे तो हो सकता है आप दिल्ली में इंटर्नशिप करो, मुंबई में इंटर्नशिप करो, तो वहाँ पे जाके आप रेंट पे रहोगे। तो आपके पास पूरा अधिकार है, उसके लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में हो, आप किसी भी स्टेट में जाके रिसाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो। तो ये आपका अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(e) में मिलता है। फिर आपका मिलता है आर्टिकल 19(1)(g), एफ नहीं है यहाँ पे। आर्टिकल 19(1)(f) आप देख रहे होंगे, एफ अब नहीं है क्योंकि एफ को हटा दिया गया है। एफ था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो सिर्फ आपके आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, मगर वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा। आपके पास जो 6 अधिकार है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, असेंबली के, एसोसिएशन के, मूवमेंट के, रेसिडेंस के और प्रोफेशन के। आर्टिकल 19(1)(g) प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो, आपको जो भी ट्रेड फॉलो करना है, जो भी प्रोफेशन फॉलो करना है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। हालांकि ये जितने भी अधिकार हैं ये सब सब्जेक्ट हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। अब मूवमेंट आपका अधिकार है, मान लीजिए कर्फ्यू लगा हुआ है या लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना की वजह से, आप सड़क पे निकले हुए हो, घूम रहे हो, आप बोलो कि मेरे पास राइट टू मूवमेंट है, मेरे पास मूवमेंट का अधिकार है, लेकिन उस टाइम आपके मूवमेंट का अधिकार को कर्ब किया जाएगा क्योंकि पब्लिक हेल्थ को देखते हुए, पब्लिक गुड को देखते हुए आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। इसी तरीके से कोई भी एसोसिएशन आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी असेंबली आप कर सकते हो, स्पीच दे सकते हो, एक्सप्रेशन दे सकते हो, मगर हर चीज़ आपको संविधान के दायरे में रहकर करना है। सब चीज़ में आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लैट में। तो आर्टिकल 19 के बाद आता है आपका आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 देता है आपको जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ही आपको इंश्योर करता है। और आर्टिकल 21 का इतना वाइड इंटरप्रिटेशन है कि जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप बस किसी तरीके से जिंदा हो। जीने का अधिकार मतलब आप पूरी इज्जत के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ आप अपने सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें आपका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी आ जाता है, आपका राइट टू क्लीन वाटर भी आ जाता है, आपका राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है, आपका राइट टू इंटरनेट भी आ जाता है। आर्टिकल 21 के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, अलग अलग कोर्ट्स ने बहुत सारी चीज़ों को आर्टिकल 21 में इनकलकेट किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें कि आप घंटों क्लासेस हो सकती हैं, तो इसके बारे में हम आराम से बातें करेंगे। लेकिन याद रखिए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ एक लाइन का ही आर्टिकल है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल राइट लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब आप बोलोगे अगर मान लीजिए आपको फांसी की सज़ा होती है, आप कहोगे कि संविधान में तो मेरा राइट टू लाइफ है, संविधान में तो मेरा जीने का अधिकार है, आप क्यों मेरा जीने का अधिकार मुझसे छीन रहे हो? मगर उसमें आगे एक और लाइन लिखी हुई है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आपने कोई क्राइम किया है, अगर आपने मर्डर किया है, हीनियस एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मर्डर है वो, तो आपको फांसी की सज़ा होगी। और आप क्यों?
क्योंकि ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये कानून के अंतर्गत हो रहा है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरे राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है। हालांकि जब आपने देखा होगा कि अभी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद था काफ़ी टाइम तक, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, तो वहाँ पे उनकी राइट टू लाइफ इफेक्ट हो रही थी। अभी आ जाओ पर हम जो है, मैं यहाँ पे लखनऊ में बैठा हूँ, आप अपने देश के अलग अलग कोनों में बैठे हो, और हम लोग एक साथ एक चीज़ पढ़ रहे हैं, वो इंटरनेट की वजह से ही तो पढ़ रहे हैं। अगर इंटरनेट हटा लिया जाए तो राइट टू लाइफ की क्वालिटी में डिटेरियोरेशन होगा, हम ये क्लासेस नहीं कर पाएंगे। तो वो भी आपके राइट टू लाइफ में आएगा, आपका राइट टू इंटरनेट, आपका राइट टू क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, जितनी भी बातें आपको मैंने अभी तक बताई हैं, वो सारी चीज़ें आपके राइट टू लाइफ में आएंगी। अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, इफ यू हैव द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, वो सारी चीज़ें आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आती हैं। तो वापस आते हैं इस पे, फंडामेंटल राइट्स आपका ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले आप मान लीजिए कोई भी देश बना रहे हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पहले तो टेरिटरी चाहिए ना, ज़मीन होनी चाहिए कि आपका कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इस इधर से लेके उधर तक आपका पूरा इतना आपका देश है। तो सबसे पहले बता दिया जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो बोला जाता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया और भारत, ये दो शब्द इस्तेमाल किए हैं हमारे देश के लिए। तो आप इंडिया बोल सकते हो, भारत बोल सकते हो। हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है। हिंदुस्तान तो हम लोग बोलते हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो नाम है हमारे देश का वो है इंडिया दैट इज़ भारत, इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का यूनियन होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, ये सारे, महाराष्ट्र, ये सारे मिल के एक भारत को बनाते हैं। तो इनसे मिलके ही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइडेड हैं। कुछ काम सेंटर करता है, कुछ काम स्टेट करता है। कुछ काम मोदी जी करेंगे, कुछ काम योगी जी करेंगे। तो सेंटर की तरफ से ड्यूटीज़ है, स्टेट की तरफ से कुछ ड्यूटीज़ है। ये सारे लोग मिलके एक वेलफेयर गवर्नमेंट देते हैं भारत के नागरिकों को। तो ये है फेडरल स्ट्रक्चर। हालांकि हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसे कुछ लोगों ने, जैसे आप प्रोफेसर केसी वियरे ने हमें क्वाजाई फेडरल बोला है। क्वाजाई फेडरल मतलब कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं है सेंटर और स्टेट में, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट की सारी पावर सेंटर के पास चली जाती हैं। तो सेंटर ऑल पावरफुल हो जाता है, और बहुत से मामलों में सेंटर की पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है स्टेट के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल बराबरी का पावर डिवीज़न नहीं है। हमारे पास 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि आपको स्टेट लिस्ट भी मिलेगी, यूनियन लिस्ट भी मिलेगी, कॉन्करेंट लिस्ट भी मिलेगी। स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स हैं उन पे स्टेट्स लॉ बना सकती है, यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स हैं उन पे सेंट्रल लॉ बना सकती है, और साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। और अगर कोई क्लैश होता है तो यूनियन का लॉ सुपरसीड करता है। तो ये समझने वाली बात है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आपको पहले आर्टिकल में, पहले पार्ट में बताया जाता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, कौन कौन से होंगी, कहाँ कहाँ से होंगी, कैसे कैसे होंगी। अब जब बात हो गई आपके पास ज़मीन हो गई, अब ज़मीन हो गई तो उसमें लोग रहेंगे, पीपल रहेंगे। अब जब लोग रहेंगे तो उनकी नागरिकता भी होगी। भारत के लोगों की नागरिकता क्या होगी, ये सारी बातें होती हैं आपके पार्ट 2 में, जिसमें आपको सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है। आप जानते होंगे आजकल CAA का काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था, काफ़ी प्रोटेस्ट चल रही थी, शाहीन बाग में बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें बहुत सारे डायरेक्शंस दिए थे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक जो आ रहा है, उसमें सिटीजनशिप दी जा रही है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो उसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, इन सबको नागरिकता दी जा रही है। और मुस्लिम्स का कहना है कि यहाँ पे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, धर्म के बेसिस पे यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। कुछ लोगों को नागरिकता दी जा रही है, कुछ लोगों को नागरिकता नहीं दी जा रही है। तो वो उस पर भी अलग अलग डिबेट है, सरकार अपना डिफेंस ले रही है, कोर्ट में भी मामला गया है। अब देखिए कोर्ट भी उसको क्या उसमें फाइनली जवाब देती है। तो सिटीजनशिप से जितनी चीज़ें हैं, कैसे आप भारत के नागरिक बन सकते हो, नेचुरलाइजेशन से कैसे कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन से कैसे कर सकते हो, ये सारी बातें आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगी। फिर पार्ट 3 जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बताया, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 12 से शुरुआत होती है इसकी कि स्टेट क्या होता है। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू,
14 में इक्वालिटी, 15 में कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो गया है। आर्टिकल 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। आर्टिकल 19 में आपको 6 तरीके की फ्रीडम दे रखी हैं, जिसमें आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, ये सारे फ्रीडम्स आपको मिलते हैं आर्टिकल 19 में। फिर आपका आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 21 में आपको राइट टू लाइफ मिलती है। आर्टिकल 22 से क्लैट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 20 और 22 दोनों आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या राइट्स होते हैं, अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये सारी बातों से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पैसेज आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, आर्टिकल 23, 24। उसके बाद बहुत सारे राइट्स आते हैं। माइनॉरिटीज़ के क्या राइट्स हैं, सबके पास राइट है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का, उसमें अपने रिलीजन को प्रोपोगेट भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे राइट्स आपको मिलते हैं। आर्टिकल 32 जो फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 आपको देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। तो आर्टिकल 32 में 5 तरीके की रेट्स मिलती हैं, रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्जरी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अक्सर क्लैट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वापस आते हैं, ये तो हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स। फिर होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं स्टेट को कि जब भी आप कानून बनाइए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि कानून बनाते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर्स कोई लॉ बनाती हैं, वो ध्यान रखती हैं कि डीपीएसपीज़ में जो जो बातें दी गई हैं उसको भी हमें इनकॉर्पोरेट करके चलना है। हालांकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है, ये सिर्फ एक डायरेक्टिव है, ये एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो अगर मान लीजिए कि आपका एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि आप जो है सेल ऑफ लिकर को प्रमोट नहीं करेंगे, सेल ऑफ लिकर नहीं होनी चाहिए, तो चलिए गुजरात में तो नहीं होता है, बिहार में भी अब नहीं होता है, लेकिन बहुत सी स्टेट्स में होता भी है, बाकी स्टेट्स में तो होता ही है। तो आप बोलोगे ये डीपीएसपी में तो लिखा है नहीं होना चाहिए, क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि डीपीएसपीज एनफोर्सिएबल नहीं है, इसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो। इसमें बोला गया है कि सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जब आपके पास रिसोर्सेज हों तो इनको इम्प्लीमेंट करिए। जैसे कि आपको पता होगा कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होती है, तो उसमें ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपका आर्टिकल 21 कैपिटल ए बोलता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। और डीपीएसपी में भी बोला गया है कि एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को। तो डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 ए एनफोर्सिएबल है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल होते हैं, लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। DPSPs are not enforceable, fundamental duties are not enforceable। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नागरिकों के क्या कर्तव्य है, आपको इतने सारे अधिकार तो हमने दे दिए, मगर कर्तव्य भी तो है आपके कुछ। आप जो है देश की अखंडता, देश की संप्रभुता की रक्षा करोगे, आप जो है विमेन की डिग्निटी को रिस्पेक्ट से देखोगे, आप जो है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो संविधान है, उसके लिए रिस्पेक्ट दिखाओगे। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपकी भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, इनको आप ये सब आपको मिलती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। और हालांकि ये भी एनफोर्सिएबल नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो आप पे सीधा कोई केस कर दिया जाएगा या आपको जेल डाल दिया जाएगा, नहीं, ये एनफोर्सिएबल नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ धीरे धीरे अलग से लॉ बन जाता है, इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं अलग अलग लॉज में, और जब उन पर कानून बन गया तब तो वो आप पे लागू होगा ही। इसी तरीके से आगे आप बढ़ते हैं तो आपको यूनियन के बारे में पता चलता है, आपको स्टेट के बारे में पता चलता है, आपको यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पता चलता है, आपको पंचायत के बारे में पता चलता है, म्यूनिसिपैलिटी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं जो कि आपके लिए रेलिवेंट हो जाती हैं क्लैट के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बाकी जो बेसिक सी चीज़ें हैं डीपीएसपीज़ वाली, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाली, उनमें भी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए, यूनियन अगर आप पढ़ लेते हैं तो स्टेट आपका अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर आपने पता कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको चीफ मिनिस्टर की सिमिलर चीज़ें मिल जाती हैं। आपको अगर पार्लियामेंट के बारे में पता चल गया तो स्टेट लेजिस्लेचर भी उसी से मिलता जुलता होता है। तो आइए कुछ ट्रिक्स देखते हैं, कुछ टेक्निक्स देखते हैं, जिसमें कि अगर आप एक चीज़ आप पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तो बाकी चीज़ें आपकी अपने आप तैयार हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 1 to 4 में आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज मिलेगा, आर्टिकल 5 to 11 में आपको सिटीजनशिप मिलेगा,
आर्टिकल 12 टू 35 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 36 टू 51 आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। आर्टिकल 51 क्लॉज कैपिटल ए ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 52 से 151 आपकी यूनियन है। 152 से 237 आपकी स्टेट्स है। और फिर जो आपका पार्ट ये है, पार्ट 7 जो है वो आपका रिपील कर दिया गया है। 7th अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 7 रिपील हो गया था। फिर आपका पार्ट 8 आता है जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाती है, जो आपका आर्टिकल 239 से 242 तक है। अब इतने सारे आर्टिकल्स हैं तो इसको याद कैसे करें? इतने सारे आर्टिकल्स तो याद करना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी भी एक टेक्निक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप मान लीजिए आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं क्योंकि ये आपके इमरजेंसी से डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 352 में आप 4 ऐड करिए, आपको 356 मिलेगा। यानी कि इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में आप +4 ऐड करिए तो आपको स्टेट की जो इमरजेंसी होती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो आपको मिल जाता है। फिर 356 में आप 4 ऐड करिए तो आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी मिल जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक देश में कभी लगी नहीं है, मगर उसकी भी प्रोविजंस आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से सेंटर के जितने भी आर्टिकल्स हैं, अगर आप +90 उसको कर देते हैं तो आपको स्टेट के आर्टिकल्स मिल जाते हैं। जैसे आर्टिकल 112 में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि हम बजट बोलते हैं, आर्टिकल 112 में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा यूनियन का, यूनियन बजट। तो उसमें आप +90 करिए तो आप पहुंच जाते हैं आर्टिकल 202 में, जहां पे आपको बजट मिलता है स्टेट का। तो यूनियन बजट 112 और स्टेट बजट 202। इसी तरीके से जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो यहाँ पे जितने भी आपको आर्टिकल्स इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सेंटर के हैं, और इस तरफ जितने आपको आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपके आर्टिकल्स हैं स्टेट के। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा कि अगर आप सेंटर के आर्टिकल्स याद रख लीजिए तो आपको स्टेट के आर्टिकल्स आपको सिर्फ +90 जोड़ना है और उसका करस्पॉन्डिंग आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाता है। जैसे आर्टिकल 120 में बोला गया है कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, तो आर्टिकल 210 में बोला गया है कि लेजिस्लेचर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी। तो आपको बस +90 करना है और आपको उसका रेलिवेंट आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 121 में बोला गया है कि पार्लियामेंट में क्या रिस्ट्रिक्शंस है डिस्कशन पे, और उसी का करस्पॉन्डिंग आर्टिकल आपको +90 ऐड करने से मिलेगा कि लेजिस्लेचर में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं डिस्कशन की। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है आर्टिकल 124 में, तो हाई कोर्ट्स की बात हो रही है आर्टिकल 214 में। देखिए 124, 2 को आगे ले आइए और 214, ये आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के आर्टिकल्स पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप सेंटर के आर्टिकल याद करते चल रहे हैं तो स्टेट के आर्टिकल्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और बाकी कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको 89 ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बात करता है कि वो उसको पार्डन दे सकता है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। और प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट स्टेट में कौन होता है? गवर्नर। तो उसमें आप जब 89 जोड़ेंगे आपको मिलेगा आर्टिकल 161, जो कि पावर ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है। इसी तरीके से अगर आर्टिकल 74 कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो गवर्नर को एडवाइस करेंगे। तो जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट है उसका इक्विवेलेंट आपको गवर्नर मिल जाएगा। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है उसको आप चीफ मिनिस्टर से रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे यूनियन की बात हो रही है उसका करस्पॉन्डिंग स्टेट का आर्टिकल आपको इस टेक्निक से मिल जाता है। आपको +89 जोड़ना है इन आर्टिकल्स में। और भी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन है और 199 में स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए मनी बिल्स की डेफिनेशन है। तो आप आर्टिकल 89 आप +89 करते हो इन आर्टिकल्स में तो आपको करस्पॉन्डिंग स्टेट का आर्टिकल मिलता है, और अगर आप +90 करते हो इन आर्टिकल्स में तो आपको करस्पॉन्डिंग स्टेट का आर्टिकल मिलता है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा किन किन आर्टिकल्स में आपको +90 जोड़ना है, किन किन आर्टिकल्स में आपको +89 जोड़ना है, और आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये तो कुछ बातें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद रख सकते हो। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल याद रखने का भी एक तरीका है। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो एक्रोनिम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। और इन 12 शेड्यूल्स को याद करने का जो शॉर्टकट है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी, सबसे पहले आप टेरिटरी देखोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले टेरिटरी की बात होती है। ई में इमोल्यूमेंट्स,
जो भी प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनके इमोल्यूमेंट्स क्या हैं, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या पर्क्स मिलेंगे, ये सारी बातें आपके शेड्यूल 2 में होती हैं। शेड्यूल 3 बात करता है एफर्मेशंस एंड ओथ का। आपने देखा होगा जब भी कोई किसी ऑफिस को होल्ड करने जा रहा होता है तो वो शपथ लेता है, तो वो शपथ कौन लेगा, क्या बोलेगा उसमें, कौन किसको शपथ दिलवाएगा, ये सारी बातें आपके शेड्यूल 3 में हो जाती हैं। फिर आपको 4th शेड्यूल में मिलता है राज्यसभा, 5th शेड्यूल में आपको मिलते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़, 6th शेड्यूल में आपको मिलते हैं अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, और 3 लिस्ट होती हैं 7th शेड्यूल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और ये सारी लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको मिलता है 7th शेड्यूल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th शेड्यूल में आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में जिनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोला गया है। उसमें आपको लेटेस्ट ऐड भी होती रहती हैं, बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐड भी हुई हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब लास्ट में ऐड हुई हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फिर शेड्यूल 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैंड रिफॉर्म्स। अगर आप कोई चीज़ शेड्यूल 9 में डाल देते हो तो वो जुडिशियल रिव्यू से बच जाता है। तो शेड्यूल 9 पे भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में। फिर आता है आपका डिफेक्शन। मगर अगर मान लीजिए आप किसी एक पार्टी से टिकट लेके जीते हो, तो आप उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हो, तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है एंटी डिफेक्शन एक्ट के अनुसार। या फिर अगर आप किसी पार्टी से एमएलए हो, एमपी हो, और वोटिंग के समय आप उस चीज़ पे वोट नहीं करते हो जिसका आपको पार्टी ने मैंडेट दिया है, तो वहाँ पे भी आप पे डिफेक्शन का केस लग सकता है। तो एंटी डिफेक्शन के बारे में, डिफेक्शन क्या होता है, कब लगता है, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स है, वो सब मिलता है आपको शेड्यूल 10 में। शेड्यूल 11 में आपकी पंचायत के बारे में बात होती है, और शेड्यूल 12 में आपको म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया जाता है। तो शेड्यूल 1 to 12 आपको बिल्कुल से याद हो जाना चाहिए। टेरिटरीज, एमोल्यूमेंट्स, एफर्मेशंस, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, फेडरल प्रोविजंस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड रिफॉर्म्स, डिफेक्शन, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरे संविधान का। जब आप एक बर्ड्स व्यू ले लेते हो तो आपको चीज़ें आसान लगने लगती है। आप शुरू से पढ़ना शुरू करो तो पता नहीं इसमें क्या क्या है, पूरा समंदर है, उसमें डूबते जाओ, पता ही नहीं चलता ख़त्म कहाँ होगा। पर एक बार जब आप ओवरव्यू ले लो तो आपका थोड़ा दिमाग काम करने लगता है कि अच्छा इतना सा ही पढ़ना है। अब उसमें फिर आप अंदर जाते रहो कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने बताया, पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स है, और क्लैट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पार्ट 3 से ही पूछे जाते हैं। आपके सामने सिचुएशन रखी जाएगी जहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, आपको बताना है कि क्या आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, क्या आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, क्या आर्टिकल 16 का वायलेशन हो रहा है। या फिर आपके सामने कोई भी सिचुएशन रख दी जाएगी जहाँ पे किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, और अरेस्ट करते समय क्या उसके राइट्स को फुलफिल किया जा रहा है, अरेस्ट करते समय क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोटेक्शन होती है, क्या नो वन शैल बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी को आप ज़बरदस्ती उसके अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो। उसमें नारकोटिक्स ट्रस्ट की भी बात होती है, बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं। तो आर्टिकल 9 जो आपका आर्टिकल पार्ट 3 जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, अपने रिट इशू करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट से। रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रेट ऑफ मैंडेमस, रेट ऑफ को वारंटो, रेट ऑफ प्रोहिबिशन, रेट ऑफ सर्जरी, इन सारे रेट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आने वाली क्लासेस में मैं आपको इन सारे के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अनअकैडमी लॉ से बने रहिए, और इन सारी चीज़ों के डिस्कशन के लिए, पास्ट ईयर्स पेपर्स के डिस्कशन के लिए, कब कब कॉन्स्टिट्यूशन से क्लैट ने क्वेश्चन पूछा है उसके डिस्कशन के लिए बने रहिए अनअकैडमी लॉ के साथ। ये था कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू। अब आने वाली क्लासेस में हम इसको अच्छी तरीके से एक एक केस को लैंडमार्क केसेस की हेल्प से, लैंडमार्क जजमेंट्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट हैं एज फार एज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इज कंसर्न। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में सुबह 9 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक मल्टीपल क्लासेस होती रहती हैं। आप उनके हिस्सा बन सकते हो, उन पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइव क्लासेस हैं। तो बने रहिए अनअकैडमी लॉ के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मेरा कोड यूज़ करते हुए सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। NGS लाइव मेरा कोड है, इस कोड को यूज़ करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, और सीरियस तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से क्लैट की प्रिपरेशन को अंजाम दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।